हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 41वां भाग। लगता है कि रॉयल राजपूताना के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। नव्या ने अपने बगल में रखी हुई किताबों के ढेर को देखकर नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ओ डायन, जबान तो तेरी पहले से ही काली है ही, लेकिन कम से कम बातें तो शुभ शुभ निकाला कर, वरना अब की बार तेरी चोटी के साथ साथ तेरी यह जीभ भी कैंची से काट दूंगा मैं। रणविजय ने पीछे मुड़कर नव्या की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव और अदम्य होटल से ही अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल गए थे और यह चारों आदित्य, रणविजय, नव्या और ईशानी रणविजय की गाड़ी से वापस घर की ओर जा रहे थे। आदित्य और रणविजय का घर बिल्कुल पास पास था, इसलिए तीनों एक ही गाड़ी में थे। वैसे गिनती जाने कॉलेज के पहले ही दिन से नव्या की पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई हुई थी और आगे के इन दोनों के रिश्ते को सोचते हुए इन लोगों के पेरेंट्स ने भी इसकी सहर्ष मंजूरी दे दी थी। मेरी तो सिर्फ जबान काली है, तुम दोनों के तो कारनामे भी पूरे काले हैं, और इन काले कारनामों की परछाई के कारण अब मुझे रॉयल्स राजपूताना का भविष्य भी बिल्कुल काले अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। नव्या तमकता बोली, अब ऐसा क्या किया हमने? रणविजय को बार बार पीछे मुड़कर नव्या से बात करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी चलाते हुए सामने लगे बैक मिरर में नव्या को देखते हुए पूछा, एक बात सच सच बताना, तुम दोनों का एमबीए करने के बाद रॉयल्स राजपूताना ही संभालने का विचार है ना? या फिर कहीं और चोरी छुपे सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? नव्या ने सोचते हुए पूछा। बहना रानी अच्छी तरह से जानती है कि पढ़ाई लिखाई अपने बस की चीज नहीं है, हमें तो बस बाइक रेस में ही मजा आता है। हमारे लिए अगर अपने बाप का कॉलेज नहीं होता तो यह एमबीए की डिग्री लेना भी बहुत मुश्किल का काम होता। तेरी तरह ये सब फालतू के शौक हम नहीं पालते, जो कि हमारे ही गले में हड्डी बनकर अटक जाए। आदित्य ने कहा, तो फिर इतनी सारी किताबें यह क्या शोकेस में सजाने के लिए जा रही हैं? तब तो ये सारी किताबें लाइब्रेरी के शोकेस में ही अच्छी भली थी, कम से कम वहां से लेकर गरीब स्टूडेंट पढ़ तो लेते, उनका भला हो जाता, पर लिखकर पास हो जाते और फ्री में हमें दुआएं देते। घर पर तो मम्मी इन्हें कूड़ा समझकर कबाड़ी वाले को देने का ऑर्डर पास कर देगी और एक लंबा चौड़ा प्रवचन अलग सुनाएगी। समझ में आई बात? यह ऊपर का खाना बिल्कुल खाली है। एक मोटी सी किताब उठाकर नव्या ने आदित्य के सर पर मारते हुए कहा, अरे क्या कर रही है? लगती है, वैसे भी तू चिंता मत कर, ये सब हमारे मेंशन में नहीं जाने वाली, जो तुझे मम्मी का लेक्चर सुनना पड़ेगा। आदित्य ने कहा, है तो क्या ये रानावत पैलेस में जा रही है? तो क्या रानावत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि रानावत का इकलौता शहजादा अब लाइब्रेरी से बुक इशू करवा कर पढ़ रहा है? नव्या ने हैरानी में आंखें फाड़कर रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। अरे चुप कर काली जबान वाली, जब बोलेगी तब बुरा ही बोलेगी। रानावत के इतने भी बुरे दिन नहीं आए, वो तो तेरी भाभी की डिमांड थी। बुक खरीदना नहीं है, लाइब्रेरी से इशू करवाना है, और हम ठहरे हुकुम के गुलाम, इसलिए उस ट्यूबलाइट से कहकर लाइब्रेरी से निकलवाना पड़ा। वैसे ये सब किताबें रानावत पैलेस में ही जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। फिलहाल तो ये तेरी भाभी के घर जा रहे हैं, हमारे ससुराल में। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, यह इतनी सारी मोटी बुक्स पढ़ जाएगी, मैं तो इनके बोझ तले ही दब जाऊंगी। अब नव्या हैरान होकर ईशानी की तरफ देख रही थी, जो कि गाड़ी में होकर भी नहीं थी। वह सारी बुक्स को अपनी लिस्ट से मिला रही थी, उसका ध्यान इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं था। वही नव्या उसकी इस हरकत पर उसे आंखें फाड़े देख रही थी। कहीं ये डायन सच में तो नहीं इन किताबों के नीचे दबकर मर गई। आदित्य को जब काफी देर तक नव्या की आवाज ना सुनाई पड़ी तो उसने रणविजय से धीरे से पूछा, चल दुनिया से एक डायन तो कम हुई, अगर ऐसा हो गया तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बल्ले बल्ले नहीं होगी भाई, अपने तो गेंद बन जाएंगे और बल्ले होंगे अधिराज सिंह राठौर के दोनों हाथ में, जो उससे मारते मारते सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ मेरी आने वाली 7 नस्लों को भी राठौर मेंशन से बाहर निकाल कर ही फेंक देंगे, दीवार में चुनवा देंगे या फिर किसी भारी भरकम ट्रक के नीचे दबा देंगे। उद्धरण चिन्ह। बात तो सही है तेरी। वैसे रणधीर सिंह रानावत का भी रिएक्शन इससे कुछ अलग नहीं होगा। आदित्य की बात सुनकर रणविजय भी मुस्कुरा दिया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। नव्या आंखें फाड़े मुंह खोले हुए बेवकूफों की तरह ईशानी की तरफ देख रही थी। वही ईशानी का पूरा ध्यान किताबों को पलटने में था। उन दोनों को इस तरह से देखकर ये दोनों जोर से हंस पड़े।
हंसी इतनी तेज थी कि नव्या और ईशानी दोनों का ध्यान टूटा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इन दोनों की तरफ। रणविजय और आदित्य ने अपने दांत दिखा दिए। मुंह बंद कर ले चुड़ैल, मक्खी घुस जाएगी। और ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही है? खुद तो कभी किताब पलटकर देखती नहीं, मेरी भाभी को क्या नजर लगाएगी? आदित्य ने नव्या का मुंह अपनी हथेली से बंद करते हुए कहा। जवाब में नव्या ने अपना हाथ चला दिया, क्योंकि वह तो पहले ही बेचारी का आदित्य की हथेली में बंद था। अब गाड़ी में ही दोनों की मारपीट शुरू हो गई। वही रणविजय को इस तरह से दांत दिखाते हुए अपनी ओर देखता पाकर ईशानी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों दांत दिखा रहे हो? और आदित्य, तुम्हारी छोटी बहन है, जब देखो तब इसे मारते ही रहते हो, छोड़ो इसे। लगे हाथ ईशानी ने आदित्य की भी क्लास ले ली, जो कि नव्या का मुंह बंद करने के लिए उसके होठों को जोर से अपनी हथेली में दबाए हुए था और नव्या छटपटा रही थी। थैंक्स ईशानी, वरना मैं इन किताबों के बोझ तले तो पता नहीं दबकर मरती कि नहीं मरती। पर आदित्य भाई की हथेली ने तो मेरे सांस ही रोक दिए थे। वैसे एक बात बताओ, तुम इतना की इतनी सारी बुक्स पढ़ कैसे लेती हो? मैं तो इनको देखकर ही बेहोश हो जाऊंगी। अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालती हुई नव्या ने ईशानी से पूछा। जवाब में ईशानी सिर्फ मुस्कुरा दी। वह बेहोश नहीं होती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1000 वॉट वाले एलईडी बल्ब की रोशनी है, तेरी तरह ट्यूबलाइट की नहीं, जो पहले ही जलने में 10 नखरे करता है और फिर एक पन्ना पलटते ही उसका फ्यूज उड़ जाता है। रणविजय ने कहा, मुझे जरूरत भी नहीं है 1000 वॉट वाले एलईडी बल्ब की, मैं अपनी ट्यूबलाइट से ही खुश हूँ। पर वैसे एक बात तो बता, 0.1000 वॉट वाला एलईडी बल्ब तो ईशानी के पास है, लेकिन उसकी चमक तेरे चेहरे पर क्यों बिखरी हुई है? ऐसा क्या दिया है ईशानी ने तुझे, जो तू इतना खुश हो रहा है? नव्या ने अपनी आंखें नाचते हुए रणविजय से पूछा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है नव्या, इस चीज को तो मैंने होटल से ही नोटिस किया है। मैं भी पूछना चाह रहा था। बता बता, आदित्य ने कहा। क्या बता? तू तो ऐसे लगता है कि जैसे अंजलि के साथ अपनी मीटिंग की सारी डिटेल मुझे देता है, जो मैं भी तुझको दूं। रणविजय ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए आदित्य से कहा। अरे कौन सी डिटेल और काहे की डिटेल? तुझे तो पता ही है ना, वह मेडिकल की स्टूडेंट है। लगती है अपनी सारी मेडिकल मेरे ऊपर ही निकालने और बैठ जाती है मेरे सारे नट बोल्ट खोलने। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। खोलने या कसने? जानते हो रणविजय भाई, ये खाने से पहले ये हाथ नहीं धोता और उस पर हमेशा मम्मी की डांट सुनता था और अब होने वाली बीवी की सुनता है। गलती उस बेचारी की नहीं है। उस बेचारी को यह नहीं पता कि तेरे नट बोल्ट पहले से ही ढीले हैं, अगर थोड़ा सा भी खोला तो गुम हो जाएंगे। नव्या ने कहा। वही तो मैं भी सोच रहा था कि अचानक से पसीने की बदबू ड्यू की खुशबू में कैसे चेंज हो गई है। तो ये सब डॉक्टर मिसेज अंजलि आदित्य राठौर की मेहरबानी है ना नव्या? अब गेंद रणविजय के हाथ में थी। हाँ रणविजय भाई, उसी के कहने पर अब इसने रोज नहाना शुरू कर दिया है, वरना मम्मी तो रोज कहते कहते थक गई थी। वैसे एक बात बताओ, वो डॉक्टर अंजलि आहूजा से डॉक्टर अंजलि आदित्य राठौर कब बनी? नव्या ने कुछ सोचते हुए पूछा। रणविजय ने स्टीयरिंग पर से हाथ हटाकर नव्या के सर धीरे से मारा। लगता है उस ट्यूबलाइट के साथ रहते रहते तेरा दिमाग भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। अरे पागल, बनी नहीं है तो बन जाएगी। क्यों आदित्य? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कि बड़े खतरनाक तेवरों से नव्या को घूर रहा था। अगर यहाँ पर ईशानी नहीं बैठी होती तो अब तक इन दोनों का तीसरा वर्ल्ड वार यही गाड़ी में शुरू हो चुका होता। बड़ा आई उसके कहने पर मुझसे काम करवाने वाली, मैं उसके बाप से भी नहीं डरता। आदित्य ने नव्या से कहा। डरते तो तुम अपने बाप से भी नहीं हो, बस खौफ खाते हो, नव्या ने जवाब दिया। चल घर, मैं मम्मी से बताता हूँ। क्या मैं पहले रोज नहाता नहीं था क्या? आदित्य ने चिढ़ते हुए नव्या से पूछा। नहाते थे, लेकिन 6 महीने में एक बार, और अब रोज नहाते हो? नव्या ने अपनी नाक दबाते हुए उल्टी का मुंह बनाते हुए कहा, जैसे आदित्य के शरीर से आ रही बदबू से उसे अब उल्टी हो जाएगी। देख डायन, अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं सचमुच तुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। फिर वो तेरा ट्यूबलाइट भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा, और फिर मैं तेरे बाप से भी निपट लूंगा। आदित्य बुरी तरह से चढ़ गया था। बाप से तो बाद में निपटाना, पहले जरा हाथ लगाकर तो दिखा। जवाब रणविजय की तरफ से आया। नव्या ने मुस्कुराते हुए वी का साइन बनाया। देख रणविजय, साइड मत चेंज कर, वरना बहुत पछताएगा। ये तो शादी करके चली जाएगी अपने उस ट्यूबलाइट के साथ।
आहूजा निवास में रहूंगा मैं ही तेरे साथ हमेशा। आदित्य ने रणविजय से कहा। अरे चुप करो तुम दोनों। क्या हुआ ईशानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नव्या ने दोनों को चुप कराते हुए ईशानी से पूछा। ईशानी की हालत कुछ बिगड़ रही थी। साफ लग रहा था जैसे वह अपनी उल्टी रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लगता है कि आग की वजह से मुझे उल्टी सी आ रही है। मुझे इसकी आदत नहीं है ना, ईशानी ने बात बनाई, जबकि वो खुद अब अपनी हालत से डर रही थी। ओके ओके, तो पहले बताना था ना। लो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। नव्या ने उसकी खिड़की के साइड का बटन दबा दिया। तुरंत ही खिड़की से ताजी हवा अंदर आने लगी। ईशानी अब कुछ रिलैक्स फील कर रही थी, पर फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। आदित्य बड़े गौर से ईशानी को वॉच कर रहा था। अब तू क्या ऐसे देख रहा है? किताब वगैरह तो तू पढ़ता नहीं, पर क्या दिन भर अंजलि भाभी को देखते हुए थकती नहीं है? कम से कम अपनी आंखों को अब तो आराम दे दे। भाभी है तेरी और भाभी माँ के समान होती है। नव्या ने आदित्य को समझाया। अरे चुप कर चुड़ैल, तुझसे ज्यादा जानता हूँ और उसको अपनी भाभी मानता भी हूँ। वो अभी हम एक साथ पढ़ते हैं ना, इसलिए मुंह से नहीं बोलता। पर क्या सच में तुम्हें ऐसी की वजह से उल्टी आ रही थी? आदित्य ने पूछा। वो सच कह रही है यार, उसे ऐसी की आदत नहीं है। अब की बार रणविजय ने कहा, जो अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईशानी को इस बारे में नोटिस करें। मान नहीं सकता, क्योंकि बेंगलुरु में हमारा पूरा होटल ही एक है। कई बार हमने पूरी पूरी रात एयर कंडीशनर बस में सफ़र किया है, पर वहाँ पर तो ईशानी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं है? आदित्य ने जांचते हुए रणविजय से पूछा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? चल गया ना डॉक्टर का जादू। अभी कह रहे थे कि मैं उसकी बात नहीं मानता, और देख लो अभी कैसे डॉक्टरों की तरह सवाल करने लगा। पूरे के पूरे उस डॉक्टरनी के रंग में रंग चुके हो आदित्य भाई। देख रहे हो ना रणविजय, मम्मी तो पहले से ही नाउम्मीद है और अब इनसे तो मेरी कोई उम्मीद ही नहीं बची। बस अब आपका ही सहारा है। नव्या ने कहा। वो इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही थी। बचेगी तो तू अब नहीं मेरे हाथों से। बात समझती नहीं, बस बोलती ही जाती है। आदित्य ने नव्या को चुप रहने का इशारा किया। वही रणविजय अब तिरछी नजरों से ईशानी की तरफ देख रहा था, जो कि इन दोनों की बात का मतलब समझकर सर झुकाए हुए खिड़की से बाहर देखते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। वही नव्या के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे कि अब उसे भी कुछ समझ में आ रहा था। आगे से लेफ्ट ले लेना, ईशानी ने कहा। पता है हुकुम, अपनी ससुराल का रास्ता इस जन्म में तो नहीं भूलने वाला। लीजिए मैडम, आपका स्टॉप आ गया। रणविजय निशानी के घर से 2 गली पहले ही गाड़ी रोक दी थी। ईशानी को बुक निकालते हुए देखकर नव्या ने रणविजय से पूछा, इनके घर तक गाड़ी नहीं जाती जो तुमने यहीं पर रोक दी? जाती है, पर ईशानी को हमारा उनके घर जाना पसंद नहीं है। रणविजय ने बताया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह बिना मतलब का मोहल्ले वाले बात बनाएंगे, इसीलिए मना किया है। ईशानी कुछ झिझकते हुए बोली। नव्या समझ रही थी। अच्छा नव्या, मैं चलती हूँ, टेक केयर। ईशानी ने बुक उठाने की कोशिश करते हुए नव्या से कहा। नव्या ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया। पर तुम इतना बोझ लेकर जाओगी कैसे? और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, ऐसे में मैं तुम्हें इतना वजन नहीं उठाने दे सकती। 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे देखकर तो कोई बात नहीं बनाएगा ना, मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। नव्या ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। यार, मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है? आदित्य ने आंखें फाड़े हुए नव्या की तरफ देखते हुए रणविजय से पूछा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, ये रॉयल्स राजपूताना की राजकुमारी, जो अभी बुक देखकर ही उसके बोझ तले दबकर मर रही थी, अचानक से इतना बोझ उठाने के लिए तैयार कैसे हो गई? रणविजय ने भी अपनी हैरानी जताई। ओह हेलो, खुली आंखों से सपने मत देखा करो। मैं तो तुम लोगों के सपनों में भी ये बोझ नहीं उठाने वाली हूँ। ये उठाओगे तुम दोनों, और आओ हमारे पीछे पीछे। चलो ईशानी, अपने घर का रास्ता बताओ। नव्या ने अब ईशानी का हाथ पकड़ लिया और रणविजय को गाड़ी लॉक करने का इशारा किया। नव्या की इस चतुराई पर जहां ईशानी मुस्कुरा दी, वही आदित्य उसे घूर रहा था। माना कि तुम रॉयल राजपूताना की राजकुमारी हो, लेकिन हम भी वहां के नौकर नहीं है, आदित्य ने तब कर कहा, जो कि पहले ही अभिनव के साथ ही इन सारी बुक्स को कलेक्ट करने में लाइब्रेरी में अच्छा खासा थक चुका था, और अब इनको उठाकर इतना दूर 2 गली के बाद ईशानी के घर तक ले जाने की हिम्मत अब उसके अंदर नहीं बची थी। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो।
अगर कोई पूछेगा तो सीधे से कह देना कि तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने लिफ्ट दिया है और हम दोनों उसके भाई हैं। रणविजय ने ईशानी और नव्या को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और सीधे ले जाकर गाड़ी ईशानी के दरवाजे पर लगा दी। नव्या का हाथ पकड़े हुए ईशानी गाड़ी से उतर गई। प्लीज नव्या, एक कप कॉफी पी कर जाना, ईशानी ने रिक्वेस्ट की। फिर कभी, नव्या ने कहा। नहीं प्लीज, ईशानी ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। कुछ सोचते हुए नव्या ने हाँ कर दी। नव्या का हाथ पकड़े हुए ईशानी अपने घर में चली आई और वो दोनों पीछे पीछे हाथों में बुक उठाए हुए चले आ रहे थे। सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। बुक अंदर रखकर बाहर आकर रणविजय ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए कहा। कहाँ सोचा था तेरी ससुराल में अपनी आवभगत करवा लूंगा। इन दोनों ने मिलकर मुझे ड्राइवर और कुली बना दिया है। घर चल नव्या, आज पक्का मेरे हाथों तेरा मर्डर हो जाना है। आदित्य भी गुस्सा रहा था। कुछ देर के बाद ईशानी और नव्या सोनिया और उसकी माँ के साथ हंसती मुस्कुराती बाहर आई। अच्छा तो आंटी, नमस्ते, अब मैं चलती हूँ, नव्या ने ईशानी की चाची के आगे हाथ जोड़कर कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, आती रहना, ईशानी की चाची ने प्यार से नव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अपने तो सारे ही सपने टूट गए, रणविजय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। वह कैसे? आदित्य ने पूछा। वह देख तो, ननंद भौजाई में कितना प्यार पनप रहा है। कहाँ सोचा था इन दोनों के झगड़े को रोज लाइव टेलीकास्ट होते हुए देखूंगा। कितना मजा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे की बैंड बजाएंगी। पर यहाँ तो अपनी बैंड बज रही है, रणविजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। सामने नव्या और ईशानी एक दूसरे से गले मिलकर विदा ले रही थी। अरे ओ मैडम, अभी ससुराल जाने में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी से ही हमें विदाई वाली फीलिंग मत दिखलाओ, प्रैक्टिस बाद में कर लेना, अभी जल्दी से घर चलो, शाम के 7:30 बज चुके हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी, आदित्य ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, जो कि ईशानी से इस तरह से चिपकी हुई थी जैसे उसे वापस घर नहीं जाना। जवाब में नव्या ने आदित्य की तरफ गुस्से से देखा और सबको बाय बोलकर चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। ज्यादा आंखें मत दिखा, बाहर चली आएंगी, वो तो तेरी रेपुटेशन का ख्याल किया है, इसलिए डायन और चुड़ैल नहीं बोला सबके सामने। नव्या को मुंह फुलाए हुए देखकर आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। रणविजय ने गाड़ी रानावत की तरफ मोड़ ली। तभी आदित्य का ध्यान मेन रोड पर खड़ी एक ब्लैक मर्सिडीज पर गया। इतनी महंगी और एक्सपेंसिव गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? आदित्य के मन में कुछ संदेह हुआ। तुम भी ना आदित्य भाई, एक ही रोल में रहा करो, पापा की तरह ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत करो, तुमसे नहीं होने वाला। या तो सीधे डॉक्टर बन जाओ या फिर पुलिस वाले, हो सकता कोई किसी से मिलने आया हो या फिर किसी के ऑफिस की गाड़ी हो, नव्या ने कहा। आदित्य अभी पीछे मुड़कर गाड़ी के नंबर प्लेट को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि रणविजय ने तेजी से गाड़ी मेन रोड से आगे ले ली। इसी गाड़ी में वह मास्क मैन बैठा हुआ था, जो फिर ईशानी को अपने गिरफ्त में न पाकर बुरी तरह से झल्ला गया था। आखिर यह कौन सा आदमी है जो कि ईशानी को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है और ईशानी के जाने के बाद उसने नवीन जी को टक्कर मार दी? आखिर वह क्यों ईशानी के परिवार को ही चोट पहुंचाना चाहता है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।